आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में एक माह में 14 लोगों की पुरअसरार मौत से सनसनी। दिल्ली सरकार ने दिए जांच के अहकामात। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुई अमवात की सीबीआई करेगी जांच, हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की एनटीए को फटकार, तरीक़ेकार बदलने और इम्तहानात के अमल की सख्त निगरानी की हिदायत। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर मचा तूफान, बीजेपी ने किया जवाबी हमला। राहुल ने ट्वीट किया था कि उनके खिलाफ हो रही है ईडी के छापों की साजिश। और हॉकी में हिंदुस्तानी टीम की यादगार जीत, आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। तीरंदाजी मुकाबलों के सेमीफाइनल में पहुंची हिंदुस्तानी टीम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ज़हनी माजूरों के लिए कायम सरकारी आशा किरण शेल्टर होम में रवा साल जनवरी से जुलाई तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मामला रोशनी में आने के बाद कौमी खवातीन कमीशन की टीम ने इस शेल्टर होम का दौरा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने इस मामले पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर नुक्ताचीनी की है। इधर दिल्ली सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट से जाँच कराने का हुक्म दे दिया है। 48 घंटे के अंदर इस जाँच की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। देखिए, मन मेरा बहुत ही परेशान है, बहुत दुखी है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में रोज जब सांस सुबह से आप लेना शुरू करिए तो सांसें भारी लगती हैं। आंख खोलिए तो अखबार के समाचार पढ़ने भारी हो जा रहे हैं। किसी दिन समाचार करंट से युवा मर गए, लोग मर गए। किसी दिन समाचार पानी में, घर में बैठे हुए पानी में डूब करके बेसमेंट में छात्र मर गए। किसी दिन समाचार मिलता है कि आशा किरण, उसमें महीने भर में दर्जन बच्चे एक्सपायर कर गए। ये आशा किरण क्या होता है? आशा किरण जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं, जो दिमाग से असहाय बच्चे होते हैं, उन लोगों को आशा किरण में रखा जाता है। ऐसी घटना आशा किरण में पहले भी हो चुकी थी। जब मैं अध्यक्ष था, ये पश्चिम बिहार के तरफ मुझे एक जगह जाना पड़ा था। वहाँ भी दर्जन के आसपास बच्चे इसी तरह से मौत के मुंह में समा गए हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। अब तो हमको कुछ बोलने में भी कई बार सोचना पड़ता है। दिल्ली की जनता सोचेगी कि हम पॉलिटिकल बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए, इस तरह से लगातार बच्चों का मौत के मुंह में जाना, प्रदूषित पानी पीने से कैंसर होना, आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का? एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं और इस तरह के रोज समाचार हमारे हृदय को छेद कर रहे हैं। आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर
सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम करने वाले एनटीए पर सख्त नुक्ताचीनी की है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में एनटीए को हिदायत दी है कि वो अपने तौर तरीक़े बदले और सवालनामा बनाने से इम्तहान ख़त्म होने तक सख्त निगरानी को यकीनी बनाए। अदालत ने मरकज़ी सरकार से भी इस मामले में अपनी मुकम्मल रिपोर्ट 30 सितंबर तक जमा करने को कहा है। अदालत के फैसले पर सरकार ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन अपोजिशन के कई लीडरों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। There have been a number of areas that complaints have come from. This has all been in the public media. I'm not telling you something that you don't know. And there have been some strange cases, like a topper in Gujarat, I believe, who could not even pass her school examinations but somehow topped in the NEET. There is something very strange about the situation. It definitely needs to be addressed. Now there is a new complication with the NEET PG because a majority of the students from my state of Kerala have been given centres not only not in Kerala, not even in a neighbouring state. They're being sent off to Andhra and Telangana. And there are students who are going to have to go through an enormous amount of distress, enormous amount of expense, risk, hassle to travel, and they can't get tickets on trains at this notice. How can this country conduct examinations so badly? I have just seen Minister Nadda along with a delegation of Kerala MPs. The matter is very serious. The entire way in which this whole NEET system is being conducted, whether it's NEET PG, whether it's NEET UG, they really need to rethink it and find a better, more efficient and certainly more humane way. Because our young people's aspirations, hopes and prayers are being put at risk in this way. See, I like to respectfully differ with the Supreme Court, because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students, because we are hearing great anomalies. A student who supposedly got over 700 has failed the 12th standard exam twice. So these are things which can't be explained. How can you have a student who is not capable of passing a 12th standard board exam get such a high score in NEET? There is some systemic problem with these scores, and I would only like to disagree with the Supreme Court. See, there is a pot of milk and 2 drops of poison if is in it, it will spoil the whole milk. It's not just 2 drops of poison and 1 pot of milk. Okay? Likewise, wherever it might happen, the system is of course affected, and wherever there is even one student if deprived of its genuine rights of getting into medicine or any other thing, I don't want to directly say it is medical course or anything. A genuine person deprived of his place for any reason cannot be accepted. And as I said, this is happening one place or two places only, does not give the solution. As I said, such a system, if it is polluted, the system is polluted, should mean. नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको देखिए तो फिर चेयरमैन का इस्तीफा क्यों हो गया, नया चेयरमैन क्यों आ गया, इसके पहले डायरेक्टर को क्यों हटाया गया, और लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है ना, नीट्स के बाद भी हुआ है, और गुजरात में भी ये मामला है। सभी जगह सर्वोच्च न्यायालय को आप प्लेस जैसा करते हैं उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कैंसिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए। 20 सालों के अंदर किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। नहीं, जब क्वेश्चन आउट होता है तो इसको आप समझिए,
अब सरकार जो अपनी बात कहते हैं दो पुलिस, पहले से ही गुजरात का मामला सामने में है, दिल्ली का मामला सामने में है। यदि सरकार हमेशा अपने पक्ष को रख करके कोई बात वहां रखती है सब सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक कोई नई नीति, कोई पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालय को बना देना चाहिए कि ताकि किसी भी कीमत पर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भविष्य में किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो और नजीर साबित होनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि कभी कोई हिम्मत ना करे। कोई चेयरमैन गलत सर्टिफिकेट, एम्स के डायरेक्ट डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट आईएएस को दे दिया, 7 डॉक्टर ने, तो ये छोटी बात थोड़ी है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आईएएस बना रहे हो, गलत सर्टिफिकेट दे रहे हो, कितने को आप दिए होंगे? छोटी बात है। क्यों आपने चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा भाई? क्यों डायरेक्टर को हटा दिया आप, जब इतनी छोटी चीजें थी? तो जहां तक भी सीमित हो, गड़बड़ी तो है, ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें। तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इस तरह के ही तो आरोप विपक्ष लगा रहा कि साहब जो इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। अब वो कहाँ तक सीमित, क्या वो अलग चीज है, गड़बड़ी तो मान ली ना। देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की, वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और जो सरकार कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदले जाने के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने पर अपनी मुहर लगा दी है। रियासत की एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नामों की तब्दीली पर एतराज़ में दाखिल गई रिट को खारिज कर दिया है। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र को औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जब रियासत के वज़ीर आला थे तब उन्होंने भी इन दोनों ज़िलों के नए नाम रखने के बाद में नोटिफिकेशन जारी किया था। बाद में वज़ीर आला बने एकनाथ शिंदे ने भी ज़िलों के नाम को बदलने के फैसले को बरकरार रखा। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के इस बयान पर तनाज़ा शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईडी का खुले हाथों से इंतजार करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के छापों का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस बयान पर बीजेपी और अपोजिशन आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिल रही है कि सरकार उनके रिहाइशगाह पर छापेमारी करवा सकती है। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। ना राहुल गांधी पहले डरा है, ना अब डरा है, ना आगे डरेंगे। और पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे, ना किसी को डराएंगे, ना किसी से डरेंगे। हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम
इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते। कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने कहा है कि राहुल गांधी की तकरीर बेहद दमदार और बेहद मुअस्सिर थी। मुल्क के हर कोने में उनकी तकरीर लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी हर साजिश से मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनका जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली, और देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था। और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। और रेलवे मंत्री ने कहा है कि हम रियल मिनिस्टर हैं, रील मिनिस्टर नहीं है। वो डिरेलमेंट मंत्री है। पिछले 2 साल में कितने डिरेलमेंट हो चुके हैं? पिछले 2 महीने में 4 मालगाड़ी डिरेल हो चुके हैं। पिछले साल बालाशोर में जो लगभग 300 लोग मरे, उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेने के बाद उनको पद से इस्तीफा करना चाहिए था। खुद जो वो विफल हुए हैं उसको लेकर तो आत्ममंथन नहीं, इतिहास के पन्ने खोल रहे थे। तो ये बीजेपी की ये परंपरा है। शिक्षा मंत्री विफल लेकिन नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते, रेलवे मंत्री विफल लेकिन नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते, वित्त मंत्री विफल, महंगाई को नियंत्रण करने में विफल लेकिन नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के ट्वीट पर दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले अवाम ने बीजेपी को जनादेश दिया, लेकिन इंतखाबी नताइज से सबक सीखने की जगह उन्होंने एक चुने हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं और बीजेपी अगर उनके खिलाफ ये साजिश रच रही है तो ये इस बात का सबूत है कि वो तानाशाही की जिद पर अड़ी हुई है। ये खबर इस बात को प्रमाणित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तानाशाही पूर्ण अभियान को लेकर के वो आगे बढ़ने की तरफ अपने जिद पर अड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने जनादेश दिया भाजपा को कि देश के लोगों को लोकतंत्र की, संविधान की हत्या पसंद नहीं है। विपक्ष के लोगों पर जिस तरह से टारगेटेड तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो पसंद नहीं है। लेकिन चुनाव परिणाम से भी सबक सीखने की जगह जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में रखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, फिर भी सीबीआई का कांटा फंसा करके उनको जेल में रखा गया है। और अब देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र भाजपा फिर शुरू कर रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा अपने तानाशाही की जिद पर अड़ी हुई है, संविधान की हत्या की जिद पर अड़ी हुई है। और अगर भाजपा की जिद है और वो सोचती है कि 5 साल बाद चुनाव है इसलिए हम कुछ भी करेंगे, देश की जनता चुप नहीं रहेगी। अगर वो तानाशाही करेंगे तो उसके खिलाफ संघर्ष संयुक्त रूप से होगा। सर, राहुल गांधी का ट्वीट बता रहे सर वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस बार। नहीं, कॉन्फिडेंट सारे लोग हैं। ईडी सीबीआई से कोई झुकने वाला नहीं है, न बिकने वाला है न रुकने वाला है। रुकना तो पड़ेगा केंद्र सरकारों की, गलत केंद्र सरकार कर दे। केरल के वायनाड में मुतासिरा इलाकों का दौरा करने के बाद लोकसभा में अपोजिशन और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया और पंचायत के साथ मीटिंग की। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर लीडरों को केरल के वायनाड के चूरलमाला मैपाड़ी में जिला इंतजामिया, जंगलात के अफसरान ने सूरत हाल से आगाह किया। राहुल ने कहा कि वो मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे।
उन्होंने कहा कि ये एक भयानक सानिहा है। केरल ने किसी एक इलाके में इस तरह की आफत कभी नहीं देखी है। I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area. And I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जात पर मबनी मर्दमशुमारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए इस मामले में नीतीश कुमार की खामोशी पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे मुल्क में जात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार क्यों चुप है, उन्हें इस मामले में बोलना चाहिए। लोगों का एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि 73% जो आबादी है वो कहीं न कहीं नीचे तबके का है, जातीय जनगणना होना चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार जी क्यों चुप है, अब उनको बोलना चाहिए ना। वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर राहुल पर तंज किया है। झारखंड के जमशेदपुर में शर्मा ने कहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी हो, बिहार में भी हुई है और दूसरी रियासतों में भी होगी, लेकिन राहुल गांधी अपनी जात के बारे में नहीं बताना चाहते। अगर वो खुद अपनी जात का नाम नहीं बताना चाहते हैं तो मर्दमशुमारी कैसे होगी। जनगणना हो, बिहार में भी हुआ है और कभी देश में भी होगा, वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी अपना जाति का नाम नहीं बोलना चाहते। अगर खुद अपना जाति का नाम नहीं बताते हैं तो जाति जनगणना कैसे होगा। बोलता है मेरा जाति का नाम क्यों पूछा, अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा। तो ये फॉर्मूला हमें राहुल से सीखना है कि बिना जाति का नाम बताते हुए जाति का जनगणना कैसे होगा। पहले राहुल ये फॉर्मूला बांटे, बोले जैसे आलू से सोना हो जाते हैं, ऐसा उनका जो फॉर्मूला है पहले सदन में बोले, फिर हम लोग विचार करेगा। इसलिए राहुल ने बोल दिया कि मेरा जाति क्यों पूछते हो, मतलब मोदी का जाति पूछ ले, अमित शाह का जाति पूछ ले, लेकिन हमारा जाति मत पूछो। ऐसे समाज चलता है क्या। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने के बाद राहत रसानी का काम जारी है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस काम की तफसील मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि इस हादसे में 51 लोगों के मलबे में दबे होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन अभी 4 लोगों की लाशें निकाली जा सकी हैं। कि एक दिन में 51 के करीब लोगों का इस मलबे में दबा होने का दबा होने अंदेशा था, लेकिन अभी 4 डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। 49 में 33 और 36 लोग इस रेंज में आते थे। मुझे लगता है कि अब उनकी उम्मीद बहुत कम है। उत्तराखंड के केदारनाथ और आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश और मौसम की खराबी के सबब तकरीबन 800 लोग फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। विंग कमांडर शैलेश सिंह ने इस राहत रसानी की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया।
जो हमें प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अनुसार जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है लगभग 700 से 800 लोगों के फंसे होने की जानकारी है एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर एक मी-17 और एक चिनूक ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने पोजीशन कर दिया है जो अपने सारे क्रू के साथ इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। एंड आप जिस तरह से देख सकते हैं हमें एक नई विंडो मिली है जहां हम एक और अटेम्प्ट मारने जा रहे हैं जिससे हम अपने कार्य को बखूबी निभा सकें। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हिल्स और मॉनसून और वेदर हर एक चीज चैलेंजिंग है और काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सभी क्रू को काम करना पड़ता है। सभी क्रू आपस में मिलकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ और इंडियन एयरफोर्स आपस में मिलकर हम इस ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम लोगों को सेव कर पाएं और किसी भी बंदे को वहां छोड़े नहीं और जितना हमारी कैपेसिटी है और हमारा बेस्ट एबिलिटी है उसके द्वारा हम हर एक बंदे की रेस्क्यू करने की पूर्ण कोशिश। हिंदुस्तान की मर्दों की हॉकी टीम ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने 52 साल में पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक गेम्स में हराया है। हिंदुस्तानी टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी। हिंदुस्तान की तीरंदाजी टीम ओलंपिक की तारीख में पहली मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हिंदुस्तान के धीरज बोमा देवरा और अंकिता भक्त की तीरंदाज जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक की तीरंदाजी के मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पाब्लो गोंजालेस और इलिया कैनलेस की स्पेन की जोड़ी को 5-3 से हराकर आखिरी 4 में जगह बना ली है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।